दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सही से समझना चाहते हैं तो इसका पहला एपिसोड आप देख ले, और अगर आप वो देख चुके हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम अपनी एक गलती को ठीक करना चाहते हैं जो प्रीवियस स्क्रिप्ट में हमसे हुई थी। असल में साम्राज्य पिछले 12,000 साल से आकाशगंगा पर राज तो कर रहा है, मगर जेनेटिक डायनेस्टी यानी कि क्लोनिंग का युग 12,000 साल से नहीं बल्कि पिछले 400 सालों से है। और साम्राज्य की बुनियाद क्लियोन ने नहीं रखी थी, उसने बस क्लोनिंग की शुरुआत की थी। वो अपने समय का एक राजा था और स्टार ब्रिज भी उसी ने बनाया था। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसमें हमने ये कहा था कि जेनेटिक डायनेस्टी की शुरुआत 12,000 साल पहले हुई थी, तो ऐसा नहीं था, वो 400 साल पहले हुई थी। इसके लिए माफी चाहते हैं। कहानी वही से कंटिन्यू है। ट्रेंटो राजधानी के स्टार ब्रिज को तबाह कर दिया गया है। लाखों इंसान मर गए, कुछ की लाशें तो अभी भी अंतरिक्ष में तैर रही है। साम्राज्य के लिए ये एक बड़ा झटका था। हैरी सेल्डन और उसके मानने वालों को टर्मिनस ग्रह पर भेज दिया गया, या ये कहे कि जला वतन कर दिया गया। उनका किस्सा बाद में जानेंगे। अब साम्राज्य कोई मामूली चीज तो है नहीं, इतने बड़े हमले का जवाब वो जरूर देंगे। और आने वाली कहानी में ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस जेनेटिक डायनेस्टी यानी कि सम्राट और साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अगर करोड़ों इंसानों को भी मारना पड़े तो ये लोग उससे भी नहीं कतराते। साम्राज्य इतना शक्तिशाली है और खतरनाक भी। इस बार शुरुआत होती है एक छोटे से ग्रह एतरा को दिखाते हुए, जहां पर एक खुफिया फैसिलिटी है। ये खुफिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बायो हैकिंग की जाती है, मतलब कि जिंदा चीजों में हेरा फेरी, नैनो इम्प्लांट वगैरह। अचानक लैब पर साम्राज्य के लोगों का हमला होता है जो एक एक करके सभी को मारने लगे। इस पूरी फैसिलिटी को जाम नामी एक औरत चलाती है। सम्राट के सैनिक उसके गर्दन में गोली मार देते हैं। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब डिमर्जल अंदर आती है और उसके गले पर एक डिवाइस लगा देती है जिससे वो सांस लेने लगी। डिमर्जल कहती है कि हमें पता है तुम इस बायो हैकिंग फैसिलिटी को चलाती हो, और हमें ये भी पता है कि वो नैनो लेस बॉम्ब बनाने वाली भी तुम हो, जिस वजह से स्टार ब्रिज तबाह हो गया। जो हमें जानना है वो ये कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने तुमसे ये काम करवाया। अगर तुम बता दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। मगर जियाम अपना मुंह नहीं खोलती और निराश होकर डिमर्जल सम्राट को ये खबर सुनाने आती है कि उन्होंने हजारों लोगों को पकड़ा, मारा, पूछताछ की, मगर वो असली मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पा रहे। ये सब गोल गोल घूम रहा है। वापस से हम उन्हीं लोगों के पास आ जाते हैं जिनसे हम पूछताछ कर चुके हैं। सच तो ये है कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, हम असली मुजरिम को पकड़ने में नाकाम रहे। सम्राट डे पूछता है कि अब तक कितनी लाशें अंतरिक्ष में तैर रही है। डिमर्जल जवाब देती है कि 1,27,000। ये सुनकर सम्राट डे कहता है कि हमें सबसे पहले लाशों को वापस लाना होगा, वरना लोग इसे हमारी कमजोरी समझ लेंगे। असल में ये वो लाशें थी जो स्टार ब्रिज के तबाह होने के बाद स्पेस में बिखर गई, और अब एक एक करके ये ट्रेंटोर की सतह पर किसी मेटियोर की शक्ल में गिरते हैं और आग पकड़ लेते हैं। सम्राट डे डिमर्जल से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने सेल्डन और उसके साथियों की जान बख्शकर सही किया? डिमर्जल कहती है कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इस हमले में उनका हाथ था, मगर डे अब भी सेल्डन के खिलाफ है। वो कहता है कि अगर हम इसका इल्जाम सेल्डन पर डाल दे तो लोग अपने आप ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। डिमर्जल राय देती है कि ऐसा करने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आ जाता उन्हें इंतजार करना होगा। हालांकि सम्राट डे यहाँ से भी उन्हें मार सकता है, उनका नामो निशान मिट जाएगा। लोग ये भूल ही जाएंगे कि हैरी सेल्डन नामी कोई इंसान था भी। मगर डिमर्जल की बात मानकर वो उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब हमें वो अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है जो सम्राट की तरफ से सेल्डन और उसके मानने वालों को मिला है। ये एक विशाल यान है। हजारों लोग सेल्डन के साथ उस नए ग्रह को आबाद करने जा रहे हैं जहां से ये द फाउंडेशन की असली शुरुआत करेंगे। इस सफर के दौरान गेल और रेश एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें टर्मिनस तक पहुंचने में
अभी भी 4 साल लगने वाले हैं। अब क्योंकि टर्मिनस ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं है, इसलिए ये सभी टर्मिनस के जैसे आर्टिफिशियल माहौल बनाकर उसमें ट्रेनिंग करते हैं ताकि खुद को टर्मिनस के लिए तैयार कर सके। इनमें से ज्यादातर इंसान या तो ट्रेंटोर से है या ऐसे ग्रहों से जहाँ का वातावरण इतना खतरनाक नहीं था, मगर टर्मिनस थोड़ा अलग था, इसलिए ये लोग मेंटली और फिजिकली खुद को तैयार कर रहे थे। ये कुछ सिमुलेशंस के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहे थे, मगर पिछले 3 ट्रेनिंग्स में गेल और उसकी टीम अच्छा नहीं कर पा रही थी, जिससे हम जान पाते हैं कि टर्मिनस ग्रह पर इन्हें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद रेश वहां आता है, कहता है कि डॉक्टर सेल्डन गेल से मिलना चाहते हैं। सेल्डन गेल को एक प्राचीन सेब का एक पेड़ दिखाता है और बताता है कि ये इंपीरियल गार्डन का पेड़ है। हैरी गेल से आज होने वाली ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। गेल बताती है कि अगर टर्मिनस पर उन्हें ऐसे ही खतरों का सामना रहा तो 5 सालों में हम अपने 32% लोगों को खो देंगे, जिस वजह से गेल काफी चिंतित है, परेशान है, क्योंकि इनके पास नए लोग आने वाले तो है नहीं, इन्हें फाउंडेशन की रक्षा करनी है, इंसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका पर भी काम करना है। मगर हैरी को इस बात की चिंता नहीं, वो गेल को आने वाली बजट की मीटिंग में जाने को कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को कोई और ही बात सता रही हो। गेल जाना तो नहीं चाहती थी, मगर हैरी कहता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं है, बस नंबर्स की बात है। इससे ये साबित होता है कि हैरी को गेल पर काफी भरोसा था। अगर अपने बाद वो किसी को लीडर बनाना चाहे तो वो गेल डॉर्निक होगी। बैकग्राउंड में गेल की आवाज हम सुन पाते हैं जो कहती है कि मैथ सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है। जब हम शब्दों में कुछ बयान नहीं कर पाते तो हम मैथ्स का सहारा लेते हैं उन चीजों के बारे में बताने के लिए जिनसे हम डरते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष कितना विशाल है, समय का गुजरना और हमारी आत्मा। ये अंतरिक्षयान टर्मिनस ग्रह की ओर कामयाबी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी ट्रेंटोर पर थेस्पियन और एनेक्रियन ग्रह के एम्बेसडर्स को तीनों सम्राट के सामने लाया जाता है। इन पर इल्जाम है कि स्टार ब्रिज में होने वाले धमाके में इनका हाथ है, मगर दोनों ही एम्बेसडर्स इनकार करते हुए कहते हैं कि उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, वो आए तो शांति के लिए थे। सम्राट डे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। वो उन्हें स्टार ब्रिज पर होने वाले हमले की रिकॉर्डिंग दिखाता है और बताता है कि उनमें से एक टेररिस्ट ने धमाका करने से पहले एनेक्रियन प्लेनेट का गीत गाया था और दूसरे टेररिस्ट ने थेस्पिस के क्रांतिकारी का नारा लगाया था। एनेक्रियन का एम्बेसडर कहता है कि वो गीत तो कोई भी गा सकता है, भला हम आपसे दुश्मनी क्यों मोड़ लेना चाहेंगे, मगर सम्राट को कुछ तो करना था, उसे दोषी तो चाहिए था। इसलिए दोनों ग्रह के एम्बेसडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय जेरल सम्राट से कहता है कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे से नफरत करते हैं। सम्राट डे कहता है कि उससे भी ज्यादा ये हमसे नफरत करते हैं, इसलिए मुमकिन है कि दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की हो। सम्राट डे उन एम्बेसडर्स के पास जाकर कहता है कि तुम में से कोई एक फांसी के फंदे पर लटकेगा और मैं चाहता हूँ कि सजा उसे मिले जो इसका हकदार है। सीन गेल पर आता है, जहां उसके चेकअप के दौरान हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके एम्ब्रियो को ट्यूब में रखा जाएगा क्योंकि ये अंतरिक्षयान प्रेग्नेंट लोगों के लिए नहीं बना। रेडिएशन की वजह से यहाँ बच्चा होना मुमकिन नहीं, पर अगर ये एम्ब्रियो को एक सुरक्षित जगह रखे ऐसे बच्चा ठीक रहेगा और जब ये टर्मिनस पर पहुंच जाए ये उस बच्चे को आर्टिफिशियल वॉर्म के जरिए पैदा कर सकते हैं। लेब असिस्टेंट गेल से कहती है कि उनकी एक मेंबर लॉरी भी प्रेग्नेंट है, मगर उसने एम्ब्रियो को मशीन में रखने से मना किया है, इसलिए गेल उससे बात करने जाती है। इस पर लॉरी काफी जज्बाती हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है टर्मिनस इंसानों के रहने लायक नहीं है, मगर मुझे नहीं पता मैं वहां जिंदा रह पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं अपने बच्चे से दूर नहीं होना चाहती। गेल उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सम्राट डस को देखते हैं जो डिमर्जल के साथ स्टार ब्रिज की तरफ जाते हैं, मतलब जहां वो गिरा था और वो सारी जगह तबाह हो गई थी। ये तबाही देखकर सम्राट डस्क बहुत दुखी होते हैं। वो लेवल 22 पर रुकते हैं जहां वो पादरी से मिलते हैं। वो पादरी से पूछते हैं कि मुझे पता है गेल डॉर्निक तुमसे मिलने आई थी,
तुम हैरी सेल्डन के सुनवाई में भी मौजूद थे। तुम्हें इन दोनों में क्या दिलचस्पी है? क्या गेल तुम्हारे ईश्वर से बात कर सकती है? क्या उसने जो कहा वो सच है? पादरी कहता है कि गेल ईश्वर को नहीं जानती, लेकिन ये सच है कि ये राज्य मिट जाएगा, तबाही और बर्बादी आना तय है। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि चर्च की दीवारें गिरने लगी, इसलिए डिमर्जल जल्दी से डस्ट को बाहर ले आती है। इसी दौरान एक पत्थर डिमर्जल को आकर लगता है, लेकिन रोबोट होने की वजह से उसे चोट नहीं लगती। दोस्तों, असल में द फाउंडेशन की कहानी में दो चीजें आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी, एक बहुत ज्यादा रोबोट्स और दूसरे एलियंस। बल्कि एलियंस तो है ही नहीं सिवाय कुछ जानवरों के। और बात रही रोबोट्स की, तो आज से कुछ हजार साल पहले एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें सभी मशीनों को नष्ट कर दिया गया और ऐसे रोबोट्स बनाने पर पाबंदी भी थी। शायद डिमर्जल अपनी किस्म की इकलौती रोबोट है। सीन शिफ्ट होता है फाउंडेशन वालों के अंतरिक्ष यान पर। वहीं डॉक्टर सेल्डन गेल से मिलकर उसे मीटिंग के लिए तैयार होने को कहते हैं। मीटिंग में जाने से पहले गेल रेश से पूछती है कि क्या हैरी को उनके बारे में पता है, तो रेश कहता है कि वो रिलेशनशिप को डिस्ट्रैक्शन समझते हैं, इसलिए उसके सामने ये बात मत करना। फिर गेल उसे परेशान करने वाली बात बताती है। वो कहती है कि हैरी की वो सिस्टम मुकम्मल नहीं है। मैंने सुनवाई के दौरान ये बात छुपाई, मगर जब मैंने उसके प्राइम रेडिएंट को देखा था मुझे पता चला कि उसका प्लान पूरा नहीं है। वो मंजिल के करीब है, मैं ये नहीं कह रही, मगर मंजिल तक पहुंचे नहीं है। ये बिल्कुल एक पहेली की तरह है जहां बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर हम ये तो जान सकते हैं कि तस्वीर क्या बनेगी, लेकिन अगर कुछ टुकड़े गायब है तो इससे पूरी तस्वीर बदल भी सकती है। सेल्डन जो बोल रहा है वो सही भी हो सकता है, मगर ये हम तभी जान सकेंगे जब वो अपनी थ्योरी को पूरी तरह से सॉल्व करेगा। इसके बाद गेल मीटिंग में आती है। मीटिंग में गेल नंबरिंग सिस्टम की बात कर रही थी। फाउंडेशन में जो भी जानकारी रखी जाएगी वो नंबर्स में स्टोर की जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही गेल बेस 10 की बात करती है। वो बताती है कि हमें सिर्फ एक ही नंबर लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि जिनके हाथ ये जानकारी लगेगी वो इस मैथ को समझने के काबिल होंगे भी या नहीं, क्योंकि नंबर्स की ये भाषा ट्रेंटोर और आकाशगंगा के 3% ग्रहों की है, मगर बाकी के आकाशगंगा में तकरीबन 300 से भी ज्यादा ग्रहों पर बेस 12 या बेस 27 भी इस्तेमाल होता है। ये एक लैंग्वेज है जो अलग अलग ग्रह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें किसी एक मैथ लैंग्वेज को चुनना होगा जिसे हर कोई समझ पाए, मतलब कि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो। असल में दोस्तों ये बात कर रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका की, यानी वो ज्ञान जो पिछले 50,000 साल से जमा हो चुका है। और ये ज्ञान ये जमा तो कर लेंगे, मगर इस पर अमल करना और इसका इस्तेमाल करना वो आज से 10-20 हजार साल बाद होगा, जब ये सारे इंसान मिट जाएंगे और नई सभ्यता का निर्माण होगा। इस मीटिंग में हम ऑडियंस ये जान पाते हैं कि गेल काफी स्मार्ट है, बाकी सभी से बहुत स्मार्ट, मगर उसकी बातें बहुत लोगों को पसंद नहीं, खासकर हैरी सेल्डन के जो लोग थे। कहानी ट्रेंटोर पर आती है। हम डिमर्जल को देखते हैं जो डॉन के साथ थी, यानी उस छोटे सम्राट के साथ। इस समय डिमर्जल एक माँ की तरह होती है। वो अपने कंधे की चोट को ठीक कर रही थी। डॉन पूछता है कि क्या तुम्हें अकेला महसूस नहीं होता? तुम्हारी नस्ल के सभी मर चुके हैं। डिमर्जल कहती है कि वो मरे नहीं है, उन्हें तुम्हारे जैसे इंसानों ने मार दिया, नष्ट कर दिया, और अब तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं इंसान हूँ या रोबोट। वहीं सम्राट डे डस्क से मिलने आता है, महल के सबसे ऊपर वाले मंजिल पर। उसी मंजिल पर क्लियोन द वन की लाश को एक शीशे के बॉक्स में रखा गया था, मतलब कि प्रिजर्व किया गया था। अब दोनों सम्राट की बातों से हमें पता चलता है कि डस्क डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं हैरी सेल्डन की कही गई बातें सच न हो जाए। वो कहता है कि मैं दोनों ग्रहों के एम्बेसडर से खुद बात करना चाहता हूँ। जिस पर सम्राट डे कहता है कि इस मामले में आपका कोई काम नहीं, मगर डस्क गुस्से में कहता है कि ये उसका हक है। शाम को सम्राट डस्क दोनों अधिकारियों से बात करता है, कहता है कि जो भी तुम लोगों ने किया वो बहुत गलत था। ये दोनों अब भी इनकार कर रहे थे कि ये काम हमारा नहीं है,
इनेक्रियंस का एम्बेसडर कहता है कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये कोई साजिश है। सम्राट डस्क कहता है कि मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी मरवा सकता हूं और मैं तुम्हें बचा भी सकता हूं, मगर तुम दोनों का मरना ही बेहतर है, बल्कि तुम्हारे लिए तो ये सजा भी कम है। हो सकता है कि तुम सच बोल रहे हो, ये काम तुमने नहीं किया, पर किसी को तो जवाब देना होगा। ये कहकर डस्क चला जाता है। फाउंडेशन के जहाज पर हमें दिखाया जाता है कि हैरी सेल्डन लॉन्ड्री में आता है। उसे अपनी एक शर्ट चाहिए थी। लोग घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने इस भविष्यवाणी के खातिर अपना घर बार छोड़ दिया था। एक औरत सेल्डन से पूछती है कि सर क्या आप खुश हैं? तो सेल्डन जवाब देता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो और आज से कई हजार साल बाद भी तुम्हारे नाम याद रखे जाएंगे। हैरी एक भाषण देता है जिससे सभी लोगों में एक नई उम्मीद जागती है। खाने के समय हैरी आता है और अपने लोगों के साथ बैठ जाता है। आते ही वो एक खास तरह की पील लेता है। रीश ये देख रहा था। हैरी रेश के बचपन के बारे में बताने लगा। कहता है कि जब मैं रीश से पहली बार मिला था तब उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसके पिता शराबी थे। रीश जो भी कमा कर लाता उसके पिता शराब पर उड़ा देते, जिस वजह से रीश ने चोरी शुरू कर दी। एक दिन उसने मेरी लाइब्रेरी से किताबें चुराने की कोशिश की ताकि उन्हें बेच सके, मगर मैंने उसे पकड़ लिया और वो हमारी पहली मुलाकात थी। इस पर रीश गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मेरे पिता शराबी नहीं थे, वो जहाँ काम करते थे वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था और मैं किताबें उनकी दवाइयों के लिए चुरा रहा था ताकि वो दोबारा अपने काम पर जा सके। बल्कि उन्होंने तब शराब पीना शुरू किया जब मैं उन्हें छोड़कर आपके पास आ गया। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। सिर्फ गेल समझ सकती थी कि रेश शायद दुखी है। वो सेल्डन से नाराज लग रहा था। शायद उसकी वजह ये थी कि गेल ने उसे सच बता दिया कि उसकी तीरी आधी अधूरी है। वहाँ ट्रेंटोर पर दिखाया जाता है कि सम्राट डे, डॉन और डस्क हाल ही में हुए इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सम्राट डस्क का मानना है कि अगर वो इनेक्रियंस और थेस्पियंस को माफ कर देंगे तो शायद लोगों में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, मगर डे ऐसा नहीं मानता। वो डॉन यानी उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तो डॉन कहता है कि वो इस घटना से डरा हुआ है। तब डे उसे बताता है कि बिल्कुल लोग भी ऐसे ही डरे हुए हैं, इसलिए उनका सम्राट होने के नाते हमें उनके सामने मजबूत दिखना होगा। अगले दिन ये लोग एक मैदान में खड़े थे। ट्रेंटोर की जनता सामने थी। सम्राट इनेक्रियंस और थेस्पियंस को सजा सुनाते हैं। सम्राट डे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी शांति खराब हुई, हमारे निहत्ते लोग मारे गए, ये गम हमारे दिलों में गहरा है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक इसे लोग याद रखेंगे और फिर कोई भी हमसे गद्दारी करने की सोचेगा भी नहीं। इसके बाद सम्राट डे इशारा करने लगा। एम्बेसडर्स की आंखों के सामने ही उनके लोगों को मार दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन दोनों ग्रहों पर साम्राज्य का हमला होता है और उनके ग्रहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। इस पर ट्रेंटोर की जनता खुश होकर ताली बजाती है। सम्राट डे दोनों एम्बेसडर्स को जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि अपने अपने ग्रहों पर वापस चले जाओ। अगर वहाँ कोई जिंदा बचा है उनको बताना कि ये सब हमारी वजह से हुआ। वही दूसरी तरफ गेल जब पूल में होती है तो वो प्राइम नंबर्स की गिनती कर रही थी और वो ऐसा तभी करती जब वो नर्वस होती। तभी उसके नंबर्स में कोई गड़बड़ आ गई और वो समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। वो फौरन रेश के पास भागती है, मगर वो अपने कमरे में नहीं था। तब हैरी के कमरे में आती है। वो देखती है कि रेश ने डॉक्टर सेल्डन के सीने में चाकू मार दिया है। ये देखकर गेल बहुत डर जाती है। रेश उसे वहां से जाने को बोलता है, लेकिन जब वो नहीं जाती तो रेश उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगा। तब तक शिप पर यह ऐलान हो चुका था कि डॉक्टर सेल्डन की जान खतरे में है। रेश गेल को एक पॉड में बंद कर देता है जिसमें कुछ लिक्विड भरने लगा। गेल बहुत घबराई हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। तब रेश उसे प्राइम नंबर्स दोहराने को कहता है, जिसके बाद वो पॉड को अंतरिक्ष में छोड़ देता है। गेल पॉड में बंद अपने साथ नंबर दोहरा रही है और अपने शिप से दूर जा रही है। ये कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रेश जो बहुत दुखी था स्पेसशिप से गेल को जाता हुआ देख रहा था। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। दोस्तों कहानी कंटिन्यू है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी।